नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सावन के चौथे सोमवार पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। बाबा महाकाल का महाभिषेक देखने के लिए काफी दूर दूर से आए भोले बाबा के भक्त। केरल के कई जिलों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। केवल मलप्पुरम जिले में ही खुल चुके हैं 100 से ज्यादा जन औषधि मेडिकल स्टोर। जन औषधि केंद्रों में किफायती दरों पर उपलब्ध दवाओं का लाभ उठा रहे हैं आम लोग। ओडिशा के कालाहांडी में एक शिक्षक रक्षक भोई ने अपने बाग में उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी। बेशकीमती आम को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं रक्षक भोई के गांव। सत्ताईसवां दिल्ली पुस्तक मेले में उमड़ी पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़। पुस्तक मेले में 60 से ज्यादा प्रकाशकों की पुस्तकें हैं प्रदर्शित। 2 अगस्त तक जारी रहेगा ये पुस्तक मेला। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन की आने वाली वेब सीरीज ताली का टीजर रिलीज। 15 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी ताली। और सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं परंपरा और विरासत से जुड़ी खबर। आज सावन महीने का चौथा सोमवार है और इस अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर बाबा महाकाल का महाभिषेक भी देखने के लिए काफी दूर दूर से बाबा भोले के भक्त पहुंचे और सुबह से ही वो कतार में लगे हुए दिखाई दिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दर्शनों का सावन माह में विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए मंदिर के बाहर लंबी कतार देर रात से ही लगनी शुरू हो गई थी। इस दौरान बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार और आरती की जा रही है। व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसी अनुभूति है। एकदम शरीर में पूरा कंपन हो जाता है और मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर पाऊंगा कि मैंने कैसी पहला अनुभव है मेरा। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाकाल का दर्शन करने का। अधिक मास में सोमवार को ये दर्शन होना अपने आप में एक अद्भुत है, अद्वितीय है। सावन के महीने में सोमवार का बहुत महत्व है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली भोले बाबा की आरती देखकर। आज बाबा का महाकालेश्वर जी के यहाँ भस्म आरती में पंचामृत पूजन किया गया है। सावन मास का आज चतुर्थ सोमवार है। अधिक मास भी चल रहा है। बड़ा पावन महीना है बाबा भोलेनाथ का। इसी परंपरा के इसमें आज निभाते हुए बाबा को सावन मास में प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है। सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सबके लिए कामना की गई आज। और श्री अमरनाथ यात्रा 2023 ने पिछले वर्ष के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष की यात्रा अपनी व्यवस्था, सेवाओं और सावधानी पूर्वक प्रबंधन के कारण एक सफल यात्रा साबित होती दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की कुल संख्या लगभग 3,65,000 से ज्यादा है, जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है।
ऐसे में 31 अगस्त को यात्रा के समापन तक ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई पड़ेगा। और अगली खबर दिखाते हैं आपको आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले दिनों सूफीवाद के महत्व के बारे में लोगों को पुनर्जीवित करने और शिक्षित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। सूफीवाद कश्मीर के पारंपरिक इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। श्रीनगर के क्लस्टर विश्वविद्यालय ने जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से सूफीवाद को पुनर्जीवित करने के लिए शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सूफीवाद पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस अवसर पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। और आपको दिखाते हैं अगली खबर जो दिखाएगी आपको समाज में बदलती तस्वीर का आईना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्टोर में बहुत कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होती हैं ताकि गरीब लोग उन्हें आसानी से खरीद सकें। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसी को भी पैसे की कमी के कारण आवश्यक दवाओं के लिए मोहताज न होना पड़े। केरल के कई जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। केरल के मलप्पुरम जिले के अंगदीपुरम के रहने वाले प्रदेश कुमार ने जब जन औषधि केंद्र की दुकान की शुरुआत की तब उन्हें भरोसा नहीं था कि उनका यह व्यवसाय सफल होगा, लेकिन पेरिंथल मन्ना में उनका जन औषधि केंद्र आज देश के सर्वश्रेष्ठ जन औषधि मेडिकल स्टोर के रूप में जाना जाता है। केरल में जन औषधि स्टोर दिन प्रतिदिन काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। अब केरल मलप्पुरम जिले में ही 100 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खुल चुके हैं। यहाँ 4 साल पहले बहुत कम जन औषधि के आउटलेट थे। जन औषधि योजना गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। हमें प्रधानमंत्री का ये विचार याद होगा कि किसी को भी आवश्यक दवाओं की कमी के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। जन औषधि योजना के तहत सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। कोविड के दौरान जन औषधि योजना आउटलेट बहुत लोकप्रिय हुए थे। प्रत्येक जन औषधि स्टोर उन गरीब मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है जो महंगी दवाएं खरीदने में सक्षम नहीं होते। आज के समय में अधिकांश लोगों के लिए दवा जरूरी हो गई है क्योंकि बीमारियां आम बात हो गई हैं। ऐसी दवाई के लिए ले चलते जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बिल के संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं। हमारा दायित्व और भी बड़ा हो सरकार के नाते हो जाता है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। साउथ के कई शहरों में तो ऐसा है माननीय स्पीकर महोदय कि वहां पर तो लोग अगर 9 बजे का शो है तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमने पहला शो पहले दिन देखना है। अगर ये बिल ना आए तो उन जैसे लोगों के साथ अन्याय भी होगा और जो लोग किरण जी, नरवा जी, मनोज भाई जैसे या नवनीत जी जैसे कलाकारों की फिल्में बनाते हैं, ये उनके साथ भी अन्याय होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन पायरेसी से चुरा कर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय दर पे बेच दिया तो ना उनको उनके दाम पूरा वापस मिलता है और उनका जो क्रिएटिविटी है उसको भी खत्म करने का काम किया जाता है। अब भारत में अगर देखा जाए, इंडिया इज नोन एज अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स एंड इफ वी आर नोन एज अ स्टोरी ऑफ कंट्री टेलर्स, अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, तो उसमें इसके पीछे हमारी लेगेसी, हमारा कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, हमारा हेरिटेज, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है और हमें गांव-गांव की बातें, अपने कल्चर से जुड़ी बातों को आज देश दुनिया के पहुंचाने का एक अवसर है। मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। आज से 6-7 महीने पहले मैंने सेंट्रल एशिया के देशों के यूथ डेलीगेशन को होस्ट किया, तो शाम के समय जब उनको भोजन दिया माननीय सभापति जी, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान
इनके युवा जो थे उनको हमने भारत के डांसेस दिखाए, भारत का कल्चर दिखाया। उन्होंने अनुरोध किया कि वो भी अपनी कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं और हमने अनुमति दे दी। मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वो मंच पर आए तो किसी ने कौन से जमाने का गाना गाया? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आई थी उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो पहला गाना गाया आई एम अ डिस्को डांसर। वो किसने गाया? सेंट्रल एशिया के देश के लोग। दूसरा ग्रुप आया तो उसने क्या गाया? जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और ये कौन गा रहा? वो अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको बजा रहे थे। ये दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है। और अगर इस देश से लेकर सेंट्रल एशिया, रशिया तक, रशिया में मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया 2018 में, तो मेरा नाम जोकर की बात करते थे, राज कपूर जी की फिल्म की। तो सॉफ्ट पावर की ये ताकत है कि हम देश और दुनिया में अपना कल्चर, अपना सिनेमा, अपने कला की छाप छोड़ सकते हैं। और वो छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे, पायरेसी रोकने का काम हम इस बिल के माध्यम से करेंगे। अब ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर बिल के तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रह गए। $100 बिलियन की इंडस्ट्री सर एंटरटेनमेंट की अगले 3 साल में हो जाएगी। 7.5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। ये उनके भी हम हितों को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये फीचर फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल फिल्म हो, टीवी शोज हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो इन सबके साथ साथ माननीय सभापति जी, जो सवाल यहाँ पर कुछ पूछे गए हैं, जो समर्थन के समय ये जो कहा गया कि क्या जो बाकी एक्ट हैं, कॉपीराइट एक्ट हो या आईटी एक्ट 66 हो, उसका क्या करेंगे? तो मैं उस पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए, मीडिया के लिए जानना बहुत आवश्यक है। एंड एनी पर्सन हु कमिट्स अ प्रोहिबिटेड एक्ट relating to the piracy under proposed clauses 6A and 6AB will be liable to punish with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months and may not extend to 3 years and may be extended to 3 years under clause 7(1)A of the 2023 bill। तो 3 साल से कम नहीं और 3 साल तक उसको सजा हो सकती है, 3 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है और 5% उसको ऑडिटेड कॉस्ट प्रोडक्शन तक का भी फाइन हो सकता है। तो एक तरह से उसका ध्यान इसमें रखा गया है। इट फर्दर क्लैरिफाइज दैट सर्टेन एक्ट्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 will clarifies that with certain acts as provision under section 52 of the Copyright Act 1957 will not be punishable under this provision section 52। लेकिन in addition to the penalty prescribed under the Cinematograph Act, a person can be prosecuted for piracy of films under the Copyright Act 1957 and the Information Technology Act 2000. The penalty of the offence under section 51 of the Copyright Act 1957 is set out under the section 67, which where a person infringing the copyright of the copyright holder of a film shall be punishable with imprisonment of a term which shall not be less than 6 months but which may be extended to 3 years, and fine which shall not be less than 50,000 rupees may be extended up to 2 lakh rupees। इसी तरह से सेक्शन 66 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी उसको 5 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। दूसरी तरह से दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमने कंपनसेशन की बात भी कही है। साथ ही साथ माननीय उनके जो केवल 10 साल में उसको लाइसेंस खत्म हो जाता था, अब फिल्म वालों का लाइसेंस 10 साल में खत्म नहीं होगा, सारी उम्र के लिए उनको लाइसेंस भारत सरकार ने दे दिया है। कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको आपके अधिकार दे दिए हैं। यही नहीं, जो एज क्राइटेरिया वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है। और एज क्राइटेरिया के साथ साथ अगर मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहता हूँ, ये जो चेंज ऑफ कैटेगरी है, अगर आपकी फिल्म ए कैटेगरी में, एच कैटेगरी में है और आप उसको टीवी पे दिखाना चाहते हो, तो जो क्लॉज CBFC आपको चेंज करने के लिए कहेगा
वो केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रोग्राम कोड के अनुसार अगर आप कर दोगे तो टेलीविजन पर भी आपको फिल्म दिखाने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर, के.एम. शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसको अपील सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए ये तय किया है कि किसी भी फिल्म की रिवीजन की पावर भारत सरकार के पास नहीं होगी। हमने उससे भी मुक्ति पाली है ताकि जो सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दिया है वही फाइनल है, रिवीजन करनी है तो वही अपने एक अलग कमेटी बना के उस पर कर सकती। भारत सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगा। ऑटोनोमस बॉडी सीबीएफसी है, वो वैसे ही बनी रहेगी। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट में समाप्त कर देता हूं। तो जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, आपके सभी बातों को हमने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके और स्टैंडिंग कमेटी में पूरी चर्चा करके एक ऐसा बिल बनाया है जो आजादी के 75वें साल में तो आया, फिल्म इंडस्ट्री के 110 साल पूरे होने के बाद आया, लेकिन अगले 100 साल तक 200 साल तक पायरेसी से आपको बिल्कुल मुक्ति दिलाएगा। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें तो सबने ना कहा। क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है? क्या ना करते हैं? बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। आज ये समय आया था कि इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इसमें भी राजनीति की। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 1 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई से, जहां पर सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया और पारित किया गया। और निश्चित तौर से ये अपने आप में सिनेमा जगत में बड़े बदलाव, जो लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, उसको पारित करा के या उसको लेकर एक तरीके से आया था, जो कि पारित हुआ है। अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, खबर हटके की ओर, और हम बात कर रहे थे किस प्रकार से तमाम प्रकार के बदलाव की कहानी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर न सिर्फ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, बल्कि ये कई बड़े सामाजिक बदलावों का गवाह भी बन रहा है। बदले हालात में वादी में सिनेमा की वापसी ने न सिर्फ आवाम बल्कि फिल्मों से जुड़े लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अब नए कश्मीर में शाम ढलने के बाद भी विशेषकर महिलाएं बेखौफ बाहर निकलती हैं और सरकार के कदमों की वजह से कश्मीर की महिलाएं भी अब नया इतिहास लिखती नजर आ रही हैं।
श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस का ये दृश्य बता रहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। 3 दशक से ज्यादा अंतराल के बाद शहर के पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम का ये जुलूस निकाला गया। 29 जुलाई को डाउनटाउन के बोटा कदल इलाके में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल हुए। ये बड़ा संदेश है जिसने इंसानियत और कश्मीरियत दोनों को मजबूत करने का काम किया है। 34 सालों के बाद ये निकला। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ के हर आदमी का, एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, डीकॉम साहब का, लोकल पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। वहीं 3 दशक बाद वादी में बड़े पर्दे की वापसी का भी आवाम दिल खोलकर स्वागत कर रही है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए भी श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही अब दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में होने लगी है। आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारी गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये फिल्म पॉलिसी लाई है, जिसके अंडर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई एम वेरी प्लीज दैट दिस आर। कुछ एंटरटेनमेंट तो हर जगह ज़रूरी है। मतलब ये तो यहाँ पे मिसिंग था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये तो बहुत अच्छा एडिशन है यहाँ। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट और रिवर फ्रंट का नज़ारा देखते ही बनता है। लोगों का कहना है कि ये नया कश्मीर है, जहाँ अब शाम ढलने के बाद भी लोग बेखौफ बाहर निकलते हैं। डर कोई नहीं है। आप खुद देखिए ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का असर भी अब नजर आने लगा है। प्रदेश की महिलाओं को अब नए अवसर मिल रहे हैं और वो भी नए क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर। वुमन तो काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही है आजकल, एंड दैट टू विद न्यू आइडियाज। पेरेंट्स पहले सोचते थे, पहले दौर में, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पढ़ाई करके, और लड़कों को पढ़ाओ। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को, और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों को आज ज़्यादा लड़कों के मुकाबले, एंड लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम क्षेत्रों में लगातार आ रहे ये बदलाव नई मिसाल कायम कर रहे हैं। श्रीनगर से रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो बदलते कश्मीर की इस तस्वीर के बाद आपको अगली खबर दिखाते हैं। उस कहावत को चरितार्थ करती है, जहां चाह वहां राह। और बात करते हैं बेहद खास आम की। मियाजाकी आम का चर्चाएं तो हम सब ने सुनी है, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो है। अब ओडिशा के एक शिक्षक ने अपने बाग में मियाजाकी आम की पैदावार का दावा किया है। फिलहाल वैज्ञानिक इस आम के परीक्षण की बात कह रहे हैं, लेकिन इस लखटकिया आम को देखने के लिए दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये वही मियाजाकी आम है जो अपने महंगे दाम को लेकर चर्चा में है। और अब ये उग रहा है ओडिशा के कालाहांडी में, जहां कांदुलगढ़ा गांव के एक शिक्षक रक्षक भोई ने अपने बाग में इस विशेष किस्म के आम को उगाने में सफलता हासिल की है। धर्मगढ़ उपखंड के अंतर्गत कंदुलगुड़ा गांव में रक्षक भोई काफी समय से अपने खेत पर विभिन्न नस्लों के आम उगा रहे हैं। उनका कहना है कि 12 साल पहले आम के बीज हैदराबाद से खरीद कर लाए थे, जो अब फल देने लगा है। आम किसान दावा कर रहे हैं कि जो आम उनके बगीचे में उग रहा है वो विश्व का सबसे महंगा आम मियाजाकी है। अब इस बेशकीमती आम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मियाजाकी मूलतः जापानी किस्म और आईबॉक्स किस्म की है। इसमें विशिष्ट स्वाद और औषधीय महत्व के कारण विदेशों में भारी मांग रहती है। इसके गुणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। धर्मगढ़ के सहायक बागवानी निदेशक कहते हैं कि देखने में ये आम बिल्कुल मियाजाकी आम जैसा है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि आम की इस किस्म के परीक्षण की जरूरत है। रक्षाकर भाई बोल के एक स्कूल टीचर हैं, वो 12 साल पहले हैदराबाद से कुछ आम का पौधे खरीद के लाए थे और उनके बगीचे में लगाए थे। अभी वो फ्रूटिंग का आ गया है और उसका कलर हम जो न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं कि वो जापानीज का एक स्पेशल वैरायटी मियाजाकी आम बोलते हैं,
उसके साथ उसका कलर सिमिलरिटी है और उसका पॉल भी अंदर काटने से उसका पॉल भी उसके साथ मिलता जुलता है। वो मियाज़ाकी आम जैसा लग रहा है। उसको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका जो जहाँ क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी उसी आम में, उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसका कीपिंग क्वालिटी क्या है और सारे क्वालिटी क्या है, वो सब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आम की किस्म न केवल दिखने में बेहद रंगीन है बल्कि इसका स्वाद भी अनोखा होता है। ये आम की अन्य किस्मों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये शरीर को बीमारी से बचाने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। रक्षक भोई कहते हैं कि इसमें आहार, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है। फिलहाल पेड़ों में लटकते इन बहुमूल्य आम को देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे पेड़ के मालिक को अब इनकी सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ खबर हटके के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।